अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक हमने शुरू करना है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। और इसके साथ ही एक और टॉपिक है सीज़मिक एंड सुनामीज वेव्स। अब सीज़मिक वेव्स अलग होती हैं एंड सुनामिक वेव्स अलग होती हैं, इनको हम डिटेल टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। वेव्स होती क्या है, वेव्स की खसूसियत क्या होती है, तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल से इस चीजों को स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ वेव? वेव क्या है? वेव कहते हैं मीडियम में डिस्टर्बेंस को। किसी भी मीडियम, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, फिजिकल मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, उसे वेव कहा जाता है। और जब वेव एक जगह से दूसरी जगह पास होती है तो बेसिकली ये पीरियोडिक वाइब्रेशन के साथ, तरतीब के साथ, एक प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ, जिसमें एडजेसेंट पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पे पार्टिकल करीब होते हैं, कहीं पे पार्टिकल दूर होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। वेव एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, जिसको मैस इनर्शिया रूल के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट फिजिकल रूल है जिसके मुताबिक वेव्स जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करवाती है, मैटर को हरकत करवाए बगैर। यानी कि मादा एक जगह दूसरी जगह हरकत नहीं करता, जबकि एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। जब आप किसी भी दरिया के किनारे या पानी के किनारे जहां पानी साकिन है, वहां पे आप अगर हल्का सा मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, ठीक है, तो अप एंड डाउन वेव्स पैदा होंगे। ये अप एंड डाउन वेव्स के अंदर आप कोई भी चीज रखोगे, बचपन में आपने देखा होगा कि जो किश्ती होती है वो आप पानी के अंदर रखते हैं, जो हम कागज की किश्ती बनाते हैं, ठीक है, और आप उस पर डिस्टर्बेंस पैदा करो तो वो हरकत करती है, या कोई भी चीज आप रखोगे तो वो उसके अंदर हरकत करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही है। लिहाज से वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती है इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। एक तो वेव्स पैदा हुई मीडियम की डिस्टर्बेंस की वजह से, दूसरा वेव्स को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इन्हें मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स फिर आगे जो है वो दो तरह के या दो टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है, जिनमें एक ट्रांसफर वेव्स है और दूसरी लॉन्गिट्यूडल वेव्स है। जो ट्रांसफर वेव्स है ये बेसिकली अपने राइट एंगल पे ट्रेवल करती है, यानी कि जाना इन्होंने फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की वजह से ट्रेवल करती है। तो जैसा कि आपको दिखाया दे रहा है इधर, कि यहाँ पर आपको क्रस्ट बना हुआ है और इसके अलावा जो है वो लोअर साइड पर जो है ट्रफ बना हुआ है। ये आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे का हिस्सा जो है वो आपको ट्रफ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं किस लिहाज से, अपवर्ड और बैकवर्ड मोशन की वजह से। तो इन्हें जो है वो ट्रांसफर वेव्स कहा जाता है। ट्रांसफर वेव्स जो है ना, ये क्रस्ट, अपर पोर्शन क्रस्ट है और लोअर पोर्शन ट्रफ है। तो मीडियम सेंटर से अपर पोर्शन का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब वेव्स में कहीं पर एनर्जी ज्यादा है, कहीं पर एनर्जी कम है। जहां पर एनर्जी कम है उसे मीन पोजीशन कहते हैं, और जहां पर एनर्जी मैक्सिमम है उसे मैक्सिमम पोजीशन कहते हैं, या एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरी जुबान में नोड और इंटरनोड के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के लेवल पर नोड और इंटरनोड को नहीं समझाया जाता, लेकिन नोड और इंटरनोड ये बड़ी अहम चीज है। नोड उसे कहते हैं जहां पर एनर्जी का लेवल मिनिमम होता है, और इंटरनोड उसे कहा जाता है जहां पर एनर्जी का लेवल मैक्सिमम होता है। तो अब वो चाहे अपर क्रस्ट हो या लोअर ट्रफ हो, यहां पर एनर्जी का लेवल मैक्सिमम होता है, इसे इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दो क्रस्ट का आपसी फासला, ये एक क्रस्ट ये है, दूसरा क्रस्ट ये है, इसका आपसी फासला वेवलेंथ कहलाता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से दो ट्रफ का आपसी फासला भी लैम्डा कहलाता है, जिसे वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वेव्स होती हैं इनमें एग्जांपल, जो ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल है वो वाटर वेव्स हैं, ठीक है। अपना इसके अलावा वेव्स रिपल्स हैं वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। दूसरी आपके पास है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। लॉन्गिट्यूडल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रेवल करती है, यानी कि जाने इन्होंने फॉरवर्ड होता है और ये ट्रेवल भी उसके पैरेलल इन्हें फॉरवर्ड ही कर रही होती है। तो इस तरीके से
कहीं पर इनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम करीब करीब होते हैं, इसे कंप्रेशन बोलते हैं, और कहीं पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम दूर दूर होते हैं, इन्हें रेयरफेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली आपका स्लिंग स्प्रिंग्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो लॉन्गड्यूल वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, वो ट्रेवल करती हैं अलोंग द लॉन्गड्यूल वेव्स के तौर पर। ठीक है, दो कंप्रेशन का आपसी फासला वेवलेंथ कहलाता है, और दो रेयरफेक्शन का आपसी फासला जो है वो भी आपका अपना लॉन्गड्यूल वेव्स के अंदर वेवलेंथ कहलाता है। और ऐसे ही इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेंटर लाइन से अपवर्ड तक का फासला, मैक्सिमम फासला जो है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड के तौर पर काउंट होता होता। ठीक है, कोई अगर आप लोगों को सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट के अंदर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियोस के अंदर कमेंट वगैरह लाजिम भेजें, ताकि आपके सवालात के ऊपर मैं एक और वीडियो बना करके, मेरी कोशिश यही होगी या तो कमेंट पे ही आपका जवाब दे दूं, या फिर मैं एक और वीडियो जो है वो इस हवाले से अपलोड कर दिया करूं। अच्छा, अब ये वेव्स की प्रॉपर्टीज जो है, इनको समझने के लिए आपके पास रिपल टैंक, आपकी किताब में रिपल टैंक के हवाले से बहुत कम बात बयान की गई है, सिर्फ एक डायग्राम दिखा करके शो कर दिया गया है, लेकिन रिपल टैंक को समझना बहुत जरूरी है। रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो वेव्स की प्रॉपर्टीज को मुहैया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें आपके पास एक लैंप हाउस होता है, ठीक है, और एक ग्लास जार होता है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, साथ में मोटर लगी हुई होती है, और इसके ऊपर एक रबर का पैडल होता है। ठीक है, और रबर के पैडल के साथ, ये स्टैंड के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। जैसे ही आपका मोटर चलती है तो ये पैडल वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो आपका वेव्स बनती हैं, जिसकी शेडो जो है वो जमीन पर बनता है। ठीक है, और इसको आप जो है वो स्ट्रोबोस्कोप के हवाले से भी आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेव्स की रोटेशन और मेजरमेंट्स को और वेव्स की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली स्ट्रोबोस्कोप को सामने रखते हुए इनके जरिए से हम जो है वो वेव्स को स्टडी करते हैं, और इसमें पानी के अंदर हमें वेव्स बनती हुई और इनके अंदर जो इसकी इकसाम है वो बनती हुई आपको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और ये आपकी किताबें बनी हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अब वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हमने रिपल टैंक से जो हमें मिलती हैं, वो नंबर एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब एक वेव एंटर होती है अपना लाइटर मीडियम से और टकराती है डेंसर मीडियम से, तो टकराने के बाद ये वापस दोबारा से जब लाइट मीडियम में दाखिल होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जब भी वेव्स जाकर के सीधी हिट करती हैं ग्लास को, तो वो टकराने के बाद जो है ना वो वापस रिपेल बैक हो जाती है। जो उसकी रिपेल्जन होती है, ये बेसिकली जो टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला जो एंगल है वो हमेशा सेम रहता है। तो इस तरीके से जो है वो ये अमल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो बेसिकली वाटर वेव्स की या वेव्स की प्रॉपर्टी एक रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, तो जो भी अब चाहे लाइट वेव्स हो चाहे हीट वेव्स हो, जब ये टकरा करके वापस से रिपेल होंगी, ठीक है, तो ये अमल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास आती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि रेयरफेक्शन अलग चीज है, रिफ्रैक्शन अलग चीज है। रिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि बेसिकली जब लाइट वेव इस तरीके से अपना हैवी मीडियम से जाकर टकराए कि वो अपना एंगल चेंज कर ले, बेंड कर ले खुद को। ठीक है, अपना एंगल जब वो चेंज करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो याद रखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब ये कैसे आपको दिखाई देगा, आपने अक्सर का देखा होगा कि जब आप अपना चेहरा साफ सुथरे पानी में देखते हैं, साफ सुथरे पानी में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो आपको साफ दिखाई देता है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि सूरज की रोशनी जब पानी में पड़ करके आपके चेहरे पड़ती है, तो आपको आपका चेहरे का जो अक्स है वो साफ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर जो है ना वो वाइब्रेशन पैदा करें तो लहरें बनती हैं। अब उस लहरे पे जो आपका चेहरा है उसकी जो शक्ल सूरत है वो भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेव्स बनने की वजह से जो लाइट है जो टकरा रही है पानी को, उसके एंगल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का। तो इसकी वजह से जो है ना जो वेव्स ट्रेवल कर रही है वो भी इसी तरीके से ट्रेवल कर। फिर आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है
जिसके अंदर बाज़ औक़ात अगर वेव्स के दरमियान में आप कोई ऑब्स्टिकल रख दें, कोई रुकावट रख दें, तो वो क्या करती हैं, वो फिजिकली खुद को बेंड कर लेती है। ठीक है, अगर वेव स्ट्रेट आ रही है, सीधी आ रही है, तो वो खुद को बेंड कर देती हैं या स्प्रेड कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी शक्ल और सूरत बदल लेती है जब वेव्स। अब ये हमने रिपल टैंक के अंदर देखा था कि रिपल टैंक के किनारों से, एजेस से जब वो वेव टकराती है, तो टकराने के बाद जो है वो अपने पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को चेंज कर लेती है और वो बेंड हो जाती है। तो ये अमल डाइफ्रैक्शन कहलाता है। तो डाइफ्रैक्शन में स्लिट का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पे पार्टिकल उधर स्लिट करीब होंगे वहां वेव्स स्मॉलर बनेंगी, जहां पे वो दूर होंगे वहां पे वेव्स बड़ी बनेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमिना एकॉस्टिक है और ऑप्टिकल डाइफ्रैक्शन है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्स और डोर से टकराने के बाद आवाज जो है वो बढ़ जाती है या इधर उधर हो जाती है। ठीक है, लाइट वेव्स जो है ना वो टाइनी वेवलेंथ के साथ जो है वो रोजाना के हिसाब से बहुत कम डाइफ्रैक्शन शो करती हैं। ज्यादातर ये साउंड वेव जो है वो अपना लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो ये आसानी के साथ वो डाइफ्रैक्शन शो करती हैं। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि आपके पास है सीज्मिक एंड सुनामी वेव्स। अब जो सुनामी है और जो सीज्मिक वेव्स है, सुनामी बड़ी लहरों को कहते हैं और सीज्मिक वेव्स जो है ना ये छोटी लहरों को कहते हैं। ठीक है, सुनामी बेसिकली होता ये है कि जब समुद्र के पानी के अंदर जो जमीन है, जब उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, तो उसकी वजह से जो लहरें बनती हैं उसे सीज्मिक वेव कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ठीक है, जमीन पर अर्थक्वेक आते हैं और उसका असर पानी पे पड़ता है और वहां पे गैप बने, तो उस गैप को फिल करने के लिए बेसिकली क्या होती है, सुनामी वेव्स आती है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सीज्मिक वेव्स क्या है, ये पावरफुल एनर्जेटिक वेव्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट और इंटीरियर लेयर्स के दरमियान में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाज़-औक़ात अचानक रप्चर हो जाए जियोलॉजिकल फॉल्ट्स की वजह से, या अपना वोल्केनो फट पड़े या कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो उसकी वजह से जो वेव्स पैदा होंगी वो आपके पास सीज्मिक वेव्स कहलाती होती है। ठीक है, ये जमीन की वाइब्रेशन की वजह से ये पैदा होती है। तो इसमें इसके हम मय्यर कैसे कर सकते हैं, एक हाई प्रिसीजन सिज्मोमीटर एक डिवाइस होती है, वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को मय्यर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना वो अपना इसको बॉडी वेव्स यानी प्राइमरी पी वेव्स और सेकेंडरी एस वेव्स के नाम से जाना जाता है। स्लो मूविंग और हाई डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव्स होती हैं और ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है वो ट्रिगर करती है। ये अर्थ की वाइब्रेशन की वजह से ये वेव्स पैदा होती है। ठीक है, फिर आपके पास आती हैं सीज्मिक पी वेव्स। जो पी वेव्स है ये लॉन्गरेडियल वेव्स की मोशन की वजह से होता है। बाज़ औक़ात ज्यादा कंप्रेशन हो जाए तो पार्टिकल बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन की वजह से हाई डेंसिटी जोन से लो डेंसिटी जोन की तरफ वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये सिक्वेंशियल होती है, यानी एक के बाद एक वेव आती होती है। और इसकी हाईएस्ट प्रोपगेशन वेलोसिटी जो है ना वो फास्टेस्ट सिज्मिक वेव जो है वो तकरीबन सिस्मोग्राफ के जरिए से अर्थक्वेक के ऊपर देखी गई। ठीक है, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और ये क्रूशियल जो है ना वो जियोलॉजिकल अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स के तौर पर जानी जाती है, यानी कि इस वेव के फौरन बाद जो है वो अर्थक्वेक आता है। कहता है कि unlike S waves which only pass through solids, P waves can travel through all state phase, for example solid rocks, liquid magma, oceans and atmospheric gases। ये इवन हवा, पानी, समुद्र वगैरह हर जगह में ये आसानी के साथ ट्रेवल कर जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई इंटेंसिव वेव्स होती हैं। सुनामी वेव्स जो है ना ये पानी के अंदर बनती है, समुद्र के अंदर। ठीक है, ये अचानक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गई ओशियन के फ्लोर के अंदर। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक आया पानी के अंदर और उसकी वजह से गैप बना, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो है ना वो आपका ये सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात लैंडस्लाइडिंग की वजह से या वोल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से जो है ना ये सुनामी वेव्स पैदा होती है। तो ये डीप ओशन वेलोसिटी यानी कि जब अगर तकरीबन समुद्र का पानी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो तब ये जो ना वो वेव्स अपना प्रोड्यूस होती हैं। शुरू में तो ये नोटिसेबल नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आगे ट्रैवल करती हैं तो ये नोटिसेबल होती हैं और फिर अचानक ये अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा देती हैं और ये फिर तबाह और बर्बादी लेके आती है।
सुनामी वेव्स जैसे ही शॉर्ट शैलो बेस की तरफ आता है तो इनका अचानक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और नतीजे में फिर ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब ये बनती कैसे? सुनामी वेव्स डीप टू शैलो मैकेनिक्स और एक्सट्रीम शैलो में होता क्या है कि जब गहराई जहां पर ज्यादा होती है वहां पर जैसी वेव्स बनती है और जहां पर गहराई कम होती है शैलो एरिया में, तो लहरें बनती हैं जहां पर गहराई ज्यादा होती है, वहां पर कम लहरें बनती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो इनके एम्पलीट्यूड में इजाफा होता चला जाता है, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड में इजाफा होता चला जाता है और लैंड के करीब पहुंचते पहुंचते एम्पलीट्यूड वो इतना बढ़ जाता है कि ये वेव जो ना वो फिर डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। दूसरी तरफ अगर आपका कंप्रेस्ड वेव जब छोटी जगह पे होगा तो ये अचानक रैपिड सक्सेशन की वजह से, यानी कि एक के बाद एक जो है वो वेव बनेगी और वो वेव दूसरी वेव को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती जाएगी, नतीजे में एक वर्टिकल लेयर प्रोड्यूस होती है जो कि जो है ना वो आपका अपना 30 मीटर तक ऊंची हो सकती है, और ये फिर डिस्ट्रक्शन वगैरह। यहाँ पे दिखाया हुआ 2004 के अंदर इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आया था, ठीक है अपना, और इस सुनामी ने अच्छा खासा जो है वो नुकसान पहुंचाया था। तकरीबन 9.1 से लेकर 9.3 तक अंडर सी अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह के अंदर अच्छा खासा सुनामी की वजह से नुकसान उठाने पड़े। तकरीबन 2,30,000 से ज्यादा जाने वगैरह को नुकसान हुआ, ठीक है, और घरों को नुकसान हुआ। फिर तो ये जो है ना ये काफी ज्यादा जो सुनामी है ये नुकसान वगैरह पहुंचाती है। यहाँ पर हमारा सेशन मुकम्मल होता है। मैंने ये लेक्चर मुकम्मल किया। इंशाल्लाह आप लोग कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या आप लोग कोई बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो लाजिम करेगा। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप जो है वो लाजिम पूछेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ सवाल है करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है ना वो मुझे बताना है कि सीज़्मोमीटर क्या होता है और ये इतना अहम किरदार कैसे अदा करता है, ठीक है, यानी कोस्टल लाइव्स को बचाने के लिए सीज़्मोमीटर हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, ये आपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। इसको सर्च करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, ठीक है। आपका वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।